प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन मतलब डेलिब्रेशन का मतलब है इंटेंशनल. The authority of Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly thought not perfectly representative. It comes from the procedure it adopted to frame the Constitution and the value its member brought to their deliberation. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो अथॉरिटेटिव है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ये सोच के नहीं बनाया कि उसको परफेक्ट बनाना है या उसको रिप्रेजेंटेटिव करने का. ये इसीलिए बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो जो है जहाँ पे हर मेंबर जो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हिस्सा ले रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, वहाँ पे हर एक मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अपनी तरफ से वैल्यू दे सके. और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हर एक मेंबर ने इंटेंशनली किया था. While in any assembly that claimed to be representative, it is desirable that diverse section of society participate. It is equally important that they participate not only as representative of their own identity or community. तो कोई भी असेंबली क्लेम करे रिप्रेजेंटेटिव का, लेकिन ये डिज़ायरेबल है कि सोसाइटी का डाइवर्स सेक्शन पार्टिसिपेट करे. और उतना ही इम्पोर्टेंट है कि पार्टिसिपेंट इतना इम्पोर्टेंट है जब पार्टिसिपेट करते तो वो अपना आइडेंटिटी या अपना खुद का कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेटिव ना बनाए कॉन्स्टिट्यूट में. मतलब कॉन्स्टिट्यूट में सभी सोसाइटी के सभी सेक्शन के सभी लोगों का योगदान रहना चाहिए. लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट कभी भी सिंगल सोसाइटी एकमात्र कम्युनिटी के लिए, एकमात्र सोसाइटी के लिए या सोसाइटी का कोई भी एक कम्युनिटी के लिए या कोई एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए. Each member deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation in mind. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर थे उन्होंने इंटेंशनली कॉन्स्टिट्यूशन में काम किया पूरे नेशन का हित के लिए, पूरी नेशन के हित के लिए और कल्याण के लिए. There were often disagreement among members. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त मेंबर्स लोगों में कुछ मतभेद भी था. बट फ्यू ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट कुड बी ट्रेस टू मेंबर प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट. लेकिन उस मतभेद में ये भी ध्यान देना चाहिए कि हर एक मेंबर जो है अपने अपने इंटरेस्ट को बचा रहे थे. वो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट जो है वो पूरे कंट्री का अच्छा और भला कर सकता है, मतलब अच्छा भला कर सकता था. देयर वे लेजिटिमेट डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल. यहाँ पे जो मूल जो फंडामेंटल है उसमें जो फ़र्क था, डिफरेंस था, वो लीगल था, ठीक है. एंड द डिफरेंस वे मैनी, और बहुत सारे फ़र्क था. शुड अडॉप्ट इंडिया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. क्या इंडिया को सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट का. What should be the relation between the state and center? स्टेट और सेंटर के बीच में कैसा रिलेशन रहना चाहिए. What should be the power of the judiciary? जुडिशरी का क्या पावर होना चाहिए. Should the constitution protect property right? क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट करना चाहिए. अभी जुडिशरी मतलब कोर्ट या कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है. ये लोग लॉस को, ठीक है, ये लोग लॉस मेंटेन करते हैं, ठीक है. तो वो है जुडिशरी. Almost every issue that lies at the foundation of modern state was discussed with great sophistication. तो मॉडर्न स्टेट का जो भी फाउंडेशन है वो डिस्कस किया बहुत ही ग्रेट सोफिस्टिकेशन में. ओनली वन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट. लेकिन एक ही प्रोविज़न ऐसा था, एक ही लॉ ऐसा था कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिना किसी डिबेट के पास हो गया. वो क्या है. द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, meaning that all citizens reaching a certain age will be entitled to be voter irrespective of religion, caste, education, gender और income. मतलब ये है कि जो इंडिया में जो लोग हैं, ठीक है, जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं सर्टन एज में, वो लोग पूरा हक है कि वोटर बने, मतलब कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी कास्ट, एजुकेशन, जेंडर या इनकम के हो.
So while the member felt no need at all to discuss the issue of who should have the right to vote, the member ने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया कि किसको हक है वोट देने का. एवरी अदर मैटर वो सीरियसली डिस्कस एंड डिबेट है. हर एक मैटर को डिस्कस और डिबेट किया. नथिंग कैन बी बेटर टेस्टमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली. तो इससे अच्छा कुछ भी एग्जाम्पल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर के बारे में जिन्होंने लिटरली इंडिया का डेमोक्रेसी को उन्होंने दिखाया कि जो वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो लिटरली उन्होंने डेमोक्रेटिक कमिटमेंट दिया. ठीक है, क्योंकि किसी ने भी क्योंकि हर एक इशू में उनका मतभेद था, मतभाव था, लेकिन वोटिंग्स के लिए कोई मतभाव नहीं था. उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि सर्टन कम्युनिटी को वोट दे नहीं देना चाहिए या किसी कोई ऐसा कम्युनिटी के लोग जो लोग किसी भाषा यूज़ करते हैं या कोई ऐसा रिलीजन यूज़ करते हैं जो बाकी मेजोरिटी से काफ़ी अलग है. ठीक है, ऐसे लोग को वोट नहीं देना चाहिए ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, वो बोला नहीं. तो इसका मतलब ये है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने भी मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे पूरे कंट्री के लिए वो लिटरली उन्होंने कमिटमेंट दिया डेमोक्रेटिक तरीके से. ठीक है, मतलब पूरा डाइवर्स तरीके से इक्वालिटी तरीके से किया था. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ड्रीव इट authority from the fact that member of the constituent assembly engage in what one might call public reason. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अथॉरिटी की तरफ जाता है और ये फैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर का कि एक जो है किसी काम को पब्लिक रीज़न बोल सकते हैं. द रीज़न ऑफ द असेंबली प्लेस अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन डिस्कशन रीज़न आर्ग्यूमेंट्स. असेंबली का जो मेंबर जो है उन्होंने बहुत ही एम्फेसिस रखा डिस्कशन में, रीज़न आर्ग्यूमेंट में. दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट बट गिव प्रिंसिपल रीज़न टू अदर मेंबर ऑफ देयर पोजीशन. तो उन्होंने कोई भी एडवांस इंटरेस्ट नहीं दिया पर उन्होंने एक प्रिंसिपल रीज़न दिया मेंबर्स के लिए, उनके पोजीशन के लिए. द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीज़न टू अदर makes you move away from simply a narrow consideration of your own interest because you have to give reason to other to make them go along with your viewpoint. तो लोगों को रीज़न देना किसी भी एक्ट के लिए, ठीक है, तो कोई भी अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी लॉ नहीं बना सकता. कुछ भी करने से पहले लोगों को रीज़न देना पड़ता है. ठीक है, कि उन्होंने ऐसा लॉ क्यों बनाया, ठीक है, या उन्होंने अपनी इंटरेस्ट का क्यों किया. ठीक है, ताकि लोग जो है उनके पर्सपेक्टिव को भी एक्सेप्ट कर सके, उनके पर्सपेक्टिव को भी अपना सके. द वॉल्यूमस डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली where each clause of the constitution was subject to scrutiny and debate. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इतना डिबेट हुआ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज हर एक क्लॉज को बहुत ही बारीक तरीके से बनाया, उस पर डिबेट किया. इज़ अ ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट. तो ये अपने आप में एक लोगों का हित के लिए, लोगों के अच्छे के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल है पब्लिक रीजन का. दिस या पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है. दिस डिबेट deserve to be memorized as one of the most significant chapter in the history of constitution making. तो ये जो डिबेट जो है वो डिज़र्व करता है याद करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री का हर एक चैप्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हर एक चैप्टर जो है, मतलब हर एक हिस्ट्री जो हो याद करने जैसा है. इक्वली इन इम्पोर्टेंट टू द फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन. तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो हर का इतिहास का जो हर एक चैप्टर जो है वो याद करने लायक है और उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन. यहाँ पे फ़ोटो है. फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोटो पे ध्यान देती है फ़ोटो में क्या हो रहा है.
The President of Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, and the Chairman of Drafting Committee, Dr. B.R. Ambedkar, getting each other. I have realized as nobody else could have with the zeal, with what zeal and devotion the member of the drafting committee and especially its chairman Dr. Ambedkar, in spite of his indifferent health, have worked. We could never make a decision which was or could be ever so right as when we put him on the drafting committee and made him its chairman. He has not only justified his selection but has added luster to the works which he has done. In this connection, it would be invidious to make any distinction as among the other members of the committee. I know they have all worked with the same zeal and devotion as its chairman, and it deserves the thanks of the country. Dr. Rajendra Prasad, Constitutional Assembly Debate, Volume 9, page number 994, 26 November 1949. Procedure